हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जूलॉजी का पेपर। 176 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे हम जूलॉजी का पेपर। अभी ताज़ा नीट हुआ है हमारा और आप अब सर्च कर रहे होंगे वीडियो सॉल्यूशन वगैरह, तो आज हम आपके लिए आंसर कीज लाए हुए हैं। मैं हूं आपकी प्यारी डॉक्टर आयुषी बाजपेयी, AYSB मैम, और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 176 से लेकर 200 क्वेश्चन तक। ओके, आर यू रेडी? चलो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 176। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन प्लूरोब्रैकिया, रेड्यूला, ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। तो प्लूरोब्रैकिया ये कहाँ देखने को मिला था हमको? टीनोफोरा का एग्जाम्पल है ये। तो इसका मैच द फॉलोइंग क्या होगा? टीनोफोरा। वेरी इजी। फिर रेड्यूला हमको किस में देखने को मिलता है? सोचो, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। मोलस्का में देखने को मिला था, तो इसका आएगा मोलस्का। फिर स्टोमोकॉर्ड हमें किस में देखने को मिली थी? हेमिकॉर्डेटा में। ठीक है, क्लियर। उसके बाद एयर ब्लैडर किस में देखने को मिली थी? जो मछली हमेशा क्या कहते हैं, पानी में रहती है लेकिन कभी कभी आराम भी कर लेती है, तो उनके अंदर एयर ब्लैडर होती है, उसकी वजह से वो डूबती नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा नंबर 4। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। गाइज आजकल मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है और इसकी वजह से आपको पूरा हर चीज अच्छे से ध्यान से पढ़नी चाहिए। जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसका सही हो गया होगा। तो एक्सोनिम किस में देखने को मिला था? सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजेला। उसके बाद कार्ट व्हील पैटर्न, ये किस में देखने को मिला था? हमारे सेंट्रियोल में देखने को मिला था। फिर क्रिस्टे कहाँ देखने को मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे क्या कर रही थी? उसका क्या सरफेस एरिया बढ़ा रही थी। उसके बाद सैटेलाइट क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम के ऊपर थोड़ा सा है ना DNA का फ्रेगमेंट स्ट्रेच्ड रह जाता है, उसको हम बोल रहे थे सैटेलाइट। तो वो किससे हो जाएगा कनेक्ट? कुछ ना कुछ वास्ता इसका किससे है? क्रोमोसोम से। तो अब इस मैच द फॉलोइंग के हिसाब से आंसर 2 जाएगा करेक्ट। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ दिया है, तो ठीक है बता देते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल। गाइस हमने पढ़ा था स्मॉल स्केल नहीं होता, लार्ज स्केल होता है, तो पहला ही इनकरेक्ट हो गया। तो वैसे तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लेना, लेकिन पहला ही इनकरेक्ट हो गया। टाइम की कमी की वजह से हम आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। फिर से देख रहे हो कितनी मैच द फॉलोइंग आ रही है। ये आया है हमारे सेल डिवीजन क्वेश्चन से। सेल डिवीजन में भी कहाँ से? प्रोफेज 1 से। ठीक है, उसमें आया था डाइकेनेसिस में क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा बनते कहाँ पर है, मतलब क्रॉसिंग ओवर शुरू कहाँ पर होती है? पकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर शुरू होती है। तो अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, और यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज हो रहा था? रिकॉम्बिनेज। उसके बाद जाइगोटीन के लिए देख लेते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, करेक्ट। फिर लेप्टोटीन में क्या होता है? जो क्रोमोसोम होते हैं वो थ्रेड की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा? फर्स्ट, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ओके, वेरी इजी। फिर नेक्स्ट, फिर से मैच द फॉलोइंग। देख रहे हो कितने मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं। ये अब आया हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। तो इसमें क्या दे रखा है? कॉमन कोल्ड हमें पता है वायरल डिजीज है, कभी भी ठीक होता है कॉमन कोल्ड, अपने 3 दिन लेता ही है। किसकी वजह से होता है? राइनोवायरस की वजह से। ठीक है, फिर हीमोजोइन क्या था? हीमोजोइन हमने मलेरिया में पढ़ा था, तो किसकी वजह से होगा? प्लाज्मोडियम की वजह से। फिर विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं? विडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए करते हैं। फिर एलर्जी के लिए, एलर्जी डस्ट माइट से भी हो सकती है, डस्ट माइट इज अ एलर्जेन। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड स्टेटमेंट एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ओके, असर्शन रीजन है। असर्शन में क्या दे रखा है? ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी।
तो क्यों ज़रूरी होता है, आपने सुना भी होगा, एड्स वगैरह में भी बोलते हैं कि 6 महीने के लिए है ना ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बेबी। तो क्या है इसमें, बिकॉज लगा के देखोगे तो आंसर एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से सही है? ऑप्शन 3, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। असर्शन रीजन में हमेशा हमें क्या करना चाहिए, असर्शन और रीजन के बीच में बिकॉज लगा के देख लेना चाहिए। बिकॉज लगाते ही अगर आंसर करेक्ट हो जाए तो वो सही है, नहीं तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम। फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग, ये भी हमारा एनिमल किंगडम से है। तो जिसने कॉमन नेम्स नहीं पढ़े होंगे वो नहीं कर सकता। टेरोफाइलम का कॉमन नेम क्या था? एंजल फिश। ठीक है, फिर मिक्जीन का कॉमन नेम क्या था? हैग फिश। प्रिस्टेस, प्रिस्टेस उसके दांत होते हैं, कैसे होते हैं? सॉ की तरह। तो सॉ क्या करता है? सॉ मतलब वो किसी चीज को काटता है, तो उसको बोलते हैं सॉ फिश। फिर एक्सोसीटस, ये थोड़ा थोड़ा उड़ लेती है इसलिए इसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। तो हो गया अपना करेक्ट। इस हिसाब से ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4 आंसर चला जाएगा। पेपर गाइस यहाँ से तो काफी इजी लग रहा है देखने में, है ना? बॉटनी थोड़ी सी मॉडरेट थी, बाकी जूलॉजी काफी ज्यादा, अगर पढ़ा है अच्छे से, एनसीईआरटी फॉलो की है तो काफी अच्छे से आपने करेक्ट कर दिया होगा। नेक्स्ट, द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस स्टैंड्स फॉर। ये तो पहला ही आंसर सही होता हुआ दिख रहा है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, सबको पता है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? इनफंडिबुलम, हाँ होता है। एम्प्यूला, हाँ होता है। इस्थमस होता है। यूट्राइन फंडस, इसमें तो यूट्रस आ गया, यूट्रस इज नॉट द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो ये वाला आंसर चला जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट, फिर से मैच द फॉलोइंग आती हुई, और ये तो हमारी जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें क्या है? मैच द फॉलोइंग, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम अपने है ना 21st क्रोमोसोम पे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। फिर अल्फा थैलेसीमिया, ये 16th क्रोमोसोम पे कुछ कमी हो जाती है, उसकी वजह से होता है। बीटा थैलेसीमिया 11th क्रोमोसोम पे कुछ कमी हो जाती है, उसकी वजह से होता है। फिर लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इट्स नॉट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, के यहाँ पर साइलेंट है। ये किसकी वजह से होता है? इसमें एक जो मेल होता है उसमें एक्स्ट्रा एक्स बॉडी मतलब बार बॉडी आ जाती है, तो XXY हो जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। तो एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये हमारे जेनेटिक्स का क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, देख लेते हैं नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, नहीं होता। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, हाँ ये बात तो सही है, उनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती, इसीलिए तो नॉन कॉर्डेट्स बोल रहे हैं उनको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, नहीं वेंट्रल होता है। उसके बाद हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, सही बात है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, हाँ नहीं होती इनमें। तो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है इसका? बी, डी और ई। ठीक है, ये भी हमारे एनिमल किंगडम से था। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग आ गई है, और ये मैच द फॉलोइंग इस बार आई है इवोल्यूशन चैप्टर से, जिसमें एराज वगैरह, बहुत टाइम से इन एराज पे क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन एनसीईआरटी इस बार नीट वालों ने एराज पे क्वेश्चन दे दिया। तो एनसीईआरटी में पूरा टेबल दिया हुआ है, उस हिसाब से अगर देखे जाए तो मीजोजोइक एरा में सबसे ज्यादा कौन देखने को मिलते थे? बर्ड्स एंड रेप्टाइल। प्रोटेरोजोइक एरा में कौन देखने को मिलते थे? लोअर इनवर्टिब्रेट्स। फिर सीनोजोइक एरा में कौन देखने को मिलते थे? मैमल्स, इसको एज ऑफ मैमल्स भी बोलते थे। फिर पैलेजोइक एरा में क्या देखने को मिलता था हमको? फिश एंड एम्फीबिया, इसमें जो लाइफ थी वाटर के अंदर ही चल रही थी। तो इस हिसाब से क्या आंसर जाएगा? सेकेंड, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर टू स्टेट्समेंट। Statement 1, the cerebral hemisphere are connected by nerve tract known as corpus callosum, सही बात है। फिर next, the brain stem consists of medulla oblongata, pons and cerebrum।
तो ये तो सही बात नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। तो कौन सा आंसर जा रहा है हमारा? फर्स्ट आंसर जा रहा है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये हमारे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से, ब्रेन वाले पार्ट में से क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है डिट्टो। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, ये हमारे क्या कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस पार्ट में दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? GnRH रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो किसको स्टिमुलेट करता है आगे जाके, है ना, LH को। LH क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर और A में क्या आएगा? FSH। तो ये LH और FSH लगभग हर बार साथ में ही आते हैं, तो A पे तो आ जाएगा FSH। फिर LH किसको करता है स्टिमुलेट? लेडिक सेल को, और FSH किसको करेगा स्टिमुलेट? सर्टोली सेल को। तो लेडिक सेल आगे जाके किसको स्टिमुलेट करेगा? एंड्रोजन्स को। फिर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स वो होते हैं जिनकी अभी टेल नहीं आई हुई है, तो वो आगे जाके किस में कन्वर्ट होते हैं? स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है? जिसमें टेल आ जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि सर्टोली सेल के उसमें होता है, स्टिमुलेशन में। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो A की जगह आएगा हमारा FSH, B की जगह आएगा लेडिक सेल, C की जगह आएगा सर्टोली सेल, और D की जगह आएगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होना, स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, स्पर्मिएशन में होता है जब जो हमारा बन चुका है पूरा कंप्लीट स्पर्मेटोजोआ, वो जाके एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल के अंदर, वहां से है ना रिलीज होता है नरिशमेंट लेके, तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। और स्पर्मेटिड क्या होता है? जब जो है ना हमारा स्पर्म है उसकी टेल नहीं आई होती है, जब उसकी टेल आती है वो मोटाइल हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि किसके है ना अंडर में होता है? सर्टोली सेल के स्टिमुलेशन के अंडर में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग। RNA पॉलीमरेज 3, RNA पॉलीमरेज 3 क्या करवाता है? ये SNRNAs बनवाता है और tRNA को है ना मतलब ट्रांसफर RNA में कन्वर्ट करता है RNA को। फिर और क्या करता है? टर्मिनेशन। फिर नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, रो फैक्टर, प्रोकैरियोट्स के अंदर जब तक रो फैक्टर नहीं आएगा टर्मिनेशन नहीं होगा ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन पार्ट का। फिर स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन, वो कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है, SNRNPs करवाते हैं उसको। फिर टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स क्या था? प्रमोटर था, किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। जब तक उनको टाटा बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं होगा। तो इस हिसाब से क्या आंसर जाएगा इसका? सेकंड। A का 4, B का 3rd और C का 1, D का 2। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से मैच द फॉलोइंग आ गई। अब ये हमारे केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, जो लास्ट चैप्टर है ना, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा? थायराइड ग्लैंड के पार्ट में से दिया हुआ है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। इसमें क्या होता है? जब हाइपर सिक्रेशन हो जाता है थायराइड हार्मोन का, तो क्या होता है? इंसान की जो आंखें होती है प्रोट्रूड आउट होने लग जाती है। तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स। फिर एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली क्या होता है? जब ग्रोथ हार्मोन, जब हम बड़े हो चुके होते हैं उसके बाद जाके किसी एज में, मिडिल एज में जाके ग्रोथ हार्मोन एक्स्ट्रा सीक्रेट होने लग जाता है, तो उसकी वजह से एक्रोमेगली हो जाता है। इसमें क्या होता है? एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम में मून फेस हो जाता है। क्या होता है इसमें? कॉर्टिसोल की है ना एक्सेस सिक्रेशन की वजह से मून फेस हो जाता है, मतलब फेस जो होगा उनका एकदम अजीब सा हो जाएगा, चपटा चपटा सा, इसलिए उसको मून फेस बोलते हैं। फिर क्रेटिनिज्म, ये कब होता है? हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। कभी है ना कोई फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट फीमेल, उनके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से उनके बच्चे के अंदर क्रेटिनिज्म नाम की डिजीज हो जाती है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से। तो अब देख लेते हैं क्या आंसर जाएगा। A का 3, B का 4, C का 1, D का 2। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट चलते हैं, एक और मैच द फॉलोइंग।
इसमें क्या दे रखा है, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स चैप्टर में से दिया हुआ है, जहाँ पर हमने पढ़ा था क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। कुछ एपिथेलियल सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। तो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या सीक्रेट करवाते हैं, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फिर कंपाउंड एपिथेलियम क्या कराते हैं, ये बनाते हैं मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होता है, हमारे गाल की जो मॉइस्ट सरफेस होती है वो किसकी वजह से बनती है, कंपाउंड एपिथेलियम की वजह से। फिर मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स में, क्योंकि सेलिवरी ग्लैंड्स में बहुत सारा काम होता है, कितना ज्यादा सलाइवा सीक्रेट करना होता है, इसीलिए मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स की जरूरत होती है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये कहाँ हमें देखने को मिलेगा, पैनक्रियास में। पैनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर जाएगा, फर्स्ट, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cells including lymphocytes are produced। बिल्कुल सही बात है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। आपने सुना होगा बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही बनते हैं, बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। टी लिम्फोसाइट बनते तो बोन मैरो में है लेकिन मैच्योर होते हैं थाइमस ग्लैंड में। लेकिन ये कुछ टी लिम्फोसाइट यहाँ पर इसमें भी बोन मैरो के अंदर भी मैच्योर हो सकते हैं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइन प्रॉपरली मेंशन्ड है, तो इसलिए जिसने 3 आंसर लगाया होगा दे विल गेट +4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग। ये हमारे कॉकरोच का क्वेश्चन आ गया। कॉकरोच इधर से उधर जाता रहता है, पहले कहाँ था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स वाले में चैप्टर में था, अभी ये जुड़ चुका है एनिमल किंगडम के ऑर्थ्रोपोड पार्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फूड। स्टोर कहाँ होता है, क्रॉप के अंदर फूड स्टोर होता है। फिर रिंग ऑफ 6 to 8 blind tubules at the junction of foregut and midgut। ये क्या ये कहाँ पर होता है, ये होते हैं हमारे गैस्ट्रिक सीका, ठीक है, गैस्ट्रिक सीका होता है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट्स at junction of midgut and hindgut that are Malpighian tubules। ये है ना, इनके एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद द स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, जी से ग्राइंडिंग, जी से गिजार्ड आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या जाएगा हमारा आंसर, ए का 4 जाएगा, ए का 4, बी का जाएगा हमारा 2, ए का 4, बी का 2, और सी का जाएगा हमारा 3 और डी का जाएगा हमारा 1। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कौन से होते हैं, जिनके पास क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले होता है, वो 15% रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, बाकी 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन रहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम, लूप ऑफ हेनले ऑफ एडजेसेंट मेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेडुला। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर गया फर्स्ट। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर से हमारा क्या कहते हैं, मैच द फॉलोइंग आ गया। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जब आपने पढ़ी थी कार्डियक साइकिल, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ईसीजी। तो कुछ ऐसा करके आपने ग्राफ पढ़ा होगा, उसमें हमने पढ़ा था पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, पी वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। फिर QRS कॉम्प्लेक्स पढ़ा था हमने, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल सिस्टोल को। फिर टी वेव क्या होती है, जब यहाँ पर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो रहा होता है, जब वो रिलैक्स वाली फेज में आते हैं। तो टी और पी के बीच में जो गैप होता है, TP गैप, उसमें क्या होता है, हार्ट मसल आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। तो ये सारी चीज होती है। तो इस हिसाब से क्या जाएगा इसका आंसर, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का जाएगा 1। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं,
ये फिर से हमारे जेनेटिक्स से जोड़ लो, या फिर है ना क्या कहते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी हमने ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पढ़ा था। तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया जीनोटाइप, तो हम इसको तो जेनेटिक्स से ही जोड़ेंगे। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है और चाइल्ड हमारा O पॉजिटिव है, तो क्या चांसेस हैं कि उनके ब्लड ग्रुप कैसे होने चाहिए। तो इसमें हम एलिमिनेशन अप्रोच लगाएंगे। एलिमिनेशन अप्रोच लगाएंगे तो इस हिसाब से कौन सा जाना चाहिए इसका, तो चाइल्ड का O पॉजिटिव है तो II होगा, तो इनके ऊपर कोई भी है ना एंटीजन नहीं होगा, तो ये वाला ही ऑप्शन करेक्ट है। और ये तो होमोजाइगस हो गए, अगर पेरेंट्स ऐसे हो जाएंगे तो कभी भी O ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता, तो ये सारे ऑप्शन तो है ही नहीं, तो मोर करेक्ट ये जाएगा हमारा A ओनली। हाँ, तो यहाँ पर अलग से ये भी दिए हुए हैं, तो थर्ड वाला A ओनली इज मोर करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ये हमारे इकोलॉजी से आया है, इकोलॉजी यूनिट का है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं ना, वहां पर हमने कंपटीशन में पढ़ा था। तो गॉस जी थे, उन्होंने क्या दिया था, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। डिफरेंट लिख दिया, अगर सेम रिसोर्सेज लिखते तो ये है ना चला जाता सही, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। फिर नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2, अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्स आर लिमिटिंग, तो ये वाला सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो ये चला जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट है, अब इसमें है ना सीक्वेंस पूछ लिया है, रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सिलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप। तो हमको पता है सबसे पहले एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट, तो एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। फिर क्या होता है, वो लोग एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, तो सेकंड स्टेप ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर सबस्ट्रेट के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये वाला जाएगा थर्ड स्टेप, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट आर ब्रोकन, तो क्योंकि उसको किस में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट के अंदर। फिर क्या होगा, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन जाएंगे। फिर हमारा जो एंजाइम होता है इसको छोड़ के, जब ये है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसको छोड़ के दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करने लग जाता है, तो फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट। तो इस हिसाब से EADCB ये सीक्वेंस बनेगा और अपना आंसर थर्ड जाएगा। फिर नेक्स्ट दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, चलो पढ़ लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज भी बोला जाता है, ठीक है। फिर स्टेटमेंट 2, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, नहीं, NCERT की लाइन है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन ज्यादा है परमिएबल, ठीक है, ये वाली बात है। तो इस हिसाब से क्या आंसर जाएगा, फर्स्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो गाइज जितना मैं बता सकती थी कट शॉर्ट में, कम टाइम में मैंने अच्छे से बता दिया, एक्सप्लेन किया। लॉन्ग सॉल्यूशन के लिए आप हमारी लिंक पे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और अब रेस्ट कीजिए, आपने है ना पूरी साल भर की मेहनत का एक दिन में क्या कहते हैं अच्छे से परफॉर्म कर दिया होगा। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।